दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या हैं। जैसा हम लोगों को पता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच वीटेकर द्वारा दिया गया, और इसके पहले भी अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए। सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अरस्तु द्वारा दिया गया, फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस द्वारा, थ्री किंगडम अर्नेस्ट हेकल द्वारा, जिन्होंने एक प्रोटिस्टा किंगडम बना दिया था। इसके बाद फोर किंगडम कोपलैंड ने दिया, इन्होंने एक मोनेरा बना दिया। फिर फाइव किंगडम आर एच वीटेकर ने दिया, और आर एच वीटेकर के बाद भी सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वुइस ने दिया, जिन्हें कार्ल वुइस भी बोलते हैं, और इन्होंने तीन डोमेन में बांट दिया और छह जगत क्लासिफिकेशन इनका माना जाता है। तो धीरे धीरे ये क्लासिफिकेशन हुआ है, और जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसकी भी कमियां हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आर एच वीटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। यह सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन पर आधारित था। यद्यपि यह क्रांतिकारी था, परंतु इनमें अनेक वैज्ञानिक कमियां थीं। अब कौन सी कमियां थीं हम लोग वन बाय वन उसके बारे में देखेंगे। अब पहला कि इन्होंने वायरस, वायराइड्स और प्रायांश को किंगडम में, कोई भी किंगडम में शामिल नहीं किया, क्योंकि वायरस क्या है? वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। तो कैरोलस लीनियस, वायरस, वायराइड्स और प्रायांश को का कोई किंगडम नहीं है दिया इन्होंने। वायरस क्या है? ए सेलुलर है, इनके पास कोशिका नहीं होती है। और जो कैरोलस, ये जो आर एच वीटेकर का क्लासिफिकेशन था वो किस पे आधारित था? सेल स्ट्रक्चर पे आधारित था। जबकि वायरस क्या है? असेलुलर है, अकोशिकीय है, बिना कोशिका के हैं ये, और ये सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा। वायराइड प्लस रायॉन्स का कोई कोई स्थान नहीं, और यही सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। अब हम लोग दूसरे लिमिटेशन की बात करते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा हेटेरोजिनस। ये प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसको डंपिंग ग्राउंड बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिज्म को डंप कर दिया गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं हेटेरोजिनस और डंपिंग ग्राउंड। तो हेटेरोजिनस कैसे हुआ प्रोटिस्टा? इसमें प्रोटोजोआ भी है, एनिमल लाइक, और एल्गी भी है, प्लांट लाइक, और स्लाइम मोल्ड, फंजाई लाइक। तो इन सभी को यहाँ पे प्रोटिस्टा में डंप कर दिया गया। तीनों बहुत भिन्न हैं, एक किंगडम में रखना अनुचित है। इन तीनों अलग अलग हैं और इन्हें एक में रख दिया गया, ये अनुचित है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्पष्ट नहीं है इसमें, और इसे डंपिंग ग्राउंड किंगडम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दो हम लोगों ने देख लिया कि वायरस, वायराइड्स और प्रायांस को एक किंगडम नहीं दे सके, और प्रोटिस्टा को एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया। अलग अलग जीवों को एक किंगडम में ही रख दिया गया। तीसरा है यूग्लिनाइट का स्थान विवादास्पद है। इन्होंने जो यूग्लिना है उसको भी सही जगह पे नहीं रखा, क्योंकि यूग्लिना को इन्होंने किस में रखा है? प्रोटिस्टा में। यूग्लिना को इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। अब यूग्लिना क्या कर रहा है? दो तरह के न्यूट्रिशन शो कर रहा है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, और इसे प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा। और जबकि ये प्लांट और एनिमल दोनों के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, और इसको मिक्सोट्रॉफिक भी बोल रहे हैं। प्लांट भी नहीं है और एनिमल भी नहीं है, और कनेक्टिंग लिंक की समस्या बनी रही, और इसे प्लांट या एनिमेलिया में रखना कठिन है। और आर एस विटेकर ये बात सही से डिफाइन नहीं कर पाए कि यूग्लिना को किस में रखा जाएगा। चौथा है, अगर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लाइक के अनुसार, अगर लाइकेन को कोई स्थान देना हो तो इस किंगडम के अनुसार सही स्थान नहीं दिया जा सकता है। लाइकेन का उचित स्थान नहीं। लाइकेन क्या है? लाइकेन एल्गी और फंजाई का सहजीवी संघ है, एसोसिएशन है दो जीवों का, जिसमें एक दूसरे को म्यूचुअल फायदा पहुंचा रहे हैं। किस एक किंगडम में रखें? क्योंकि ये दो जीव एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को म्यूचुअल फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इसे कौन से किंगडम में रखें? कोई उचित स्थान नहीं दिया जा सकता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार। अब अगला है
मुनेरा 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 को आरएच व्हिटेकर आर्किया और यू बैक्टीरिया में नहीं बांटा था और इन्होंने एक ही में रख दिया था। आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया एक किंगडम में रखा, और जबकि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। किस बेसिस पे अलग अलग हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर सेल वाल की बात करें तो आर्किया की जो सेल वाल है स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है और यू बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। अगर मेम्ब्रेन लिपिड की बात करें तो आर्किया की मेम्ब्रेन लिपिड ईथर लिंक्ड है और जबकि यू बैक्टीरिया का सेल जो मेम्ब्रेन लिपिड है ईस्टर लिंक है, और आरएनए भी दोनों में अलग अलग है। तो कार्ल लुईस ने मुनेरा को भी दो भागों में बांट दिया और इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया, और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का है, और जबकि आरएच व्हिटेकर ऐसा नहीं कर सके। अगला है 6 नंबर, आरएच व्हिटेकर सेल वाल को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। आरएच व्हिटेकर ने सेल वाल को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, जबकि सेल वाल के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। प्लांटी में सेलुलोज से सेल वाल है, फंजाई में काइटिन की है, मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकन की है। इतने भिन्न सेल वाल को क्लासिफिकेशन में पर्याप्त महत्व नहीं दिया आरएच व्हिटेकर ने। अब 7वां है फाइलोजेनिक प्लस मॉलिक्यूलर बेसिस का अभाव। इन्होंने फाइलोजेनिक को ध्यान नहीं रखा और मॉलिक्यूलर बेसिस का भी अभाव रहा इनके क्लासिफिकेशन में। इनका क्लासिफिकेशन मुख्यतः मॉर्फोलॉजी और न्यूट्रिशन पर आधारित था। आरएच व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजी और न्यूट्रिशन पर आधारित था। डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग जीनोमिक्स को शामिल नहीं किया। आरएच व्हिटेकर के समय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विकसित नहीं थी, इसीलिए ये शायद ऐसा नहीं कर सके। अब आगे बात करते हैं हम लोग। कार्ल लुईस ने आरएनए के आधार पर 3 डोमेन सिस्टम दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिमिटेशन देखा। जो पॉइंट अभी देखे हैं हम लोग फिर से बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आरएच व्हिटेकर ने किस आधार पर, किस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन के आधार पर दिया। ये क्लासिफिकेशन एक अच्छा क्लासिफिकेशन था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां थी। पहला कि वायरस और वायराइड्स तथा प्रायंस को कोई किंगडम नहीं दिया। प्रोटिस्टा को डंपिंग ग्राउंड बना दिया, सभी किंगडम के ऑर्गेनिज्म को इसमें लाके रख दिए। यूब्लिनाइट को सही स्थान नहीं दे सके। अगला है लाइकोयन को भी उचित स्थान नहीं दिया जा सका आरएच व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। मुनेरा को भी सही से क्लासीफाई नहीं कर सके, और इसके बाद कार्ल लुईस नामक साइंटिस्ट ने फिर मुनेरा को 2 भागों में बांट दिया सेल वाल के आधार पर। इसके बाद आरएच व्हिटेकर ने सेल वाल को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, जबकि इसके बेसिस पे ये अच्छा कर सकते थे। और इन्होंने फाइलोजेनेटिक और मॉलिक्यूलर का डाटा का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने मुख्यतः मॉर्फोलॉजी और न्यूट्रिशन पर ही अपना क्लासिफिकेशन दिया, और ये इनकी लिमिटेशन थी इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो ये हम लोगों ने इसमें सारे पॉइंट लगभग कवर कर लिए हैं।